ये है अगेंस्ट द गॉड्स सीजन 2 नॉवल एक्सप्लेनेशन पार्ट 128। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे जोर से जमीन पर गिरा और बिल्कुल हिलना बंद हो गया। उसकी बॉडी के सारे घाव जो अभी अभी ठीक हुए थे फिर से खुल गए। वो इतनी सीरियस थीं कि युनचे तुरंत बेहोश हो गया और वहीं बेजान पड़ा रहा। मून स्लॉटर डेविल नेस्ट के अंदर की दुनिया आखिरकार अपने अंधेरे शांत अकेलेपन में वापस चली गई। जैस्मिन हक्की बक्की वहीं खड़ी रही। वो बहुत देर तक न हिली और न ही कुछ बोली। सिर्फ 2 आंसुओं की लकीरें उसके बर्फ जैसे सफेद चेहरे पर दिख रही थीं। अब आगे इसी समय हमें जैस्मीन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो छोटी थी। जैस्मीन रोते हुए कहती हैं, यह सच नहीं है बिग ब्रदर, मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। मैं ये नहीं चाहती। जैस्मीन के बिग ब्रदर ने कहा, जैस्मिन रो मत। भले ही बिग ब्रदर ना रहे, तुम्हें फिर भी स्ट्रांग रहना होगा। तुम्हें अभी भी कैजी को प्रोटेक्ट करना है। आखिर वो खांस। जैस्मीन ने जवाब दिया, मैं समझ गई। मैं कैजी को प्रोटेक्ट करूंगी। मैं उसे वैसे ही प्रोटेक्ट करूंगी जैसे बिग ब्रदर ने मुझे किया। मुझे स्ट्रांग रहना होगा। मुझे उस इंसान को भी मारना होगा। उस एस्ट्रल प्लेन के सारे लोगों को मारना होगा अपने भाई का बदला लेने के लिए। बिग ब्रदर ने मना किया, नहीं प्लीज ऐसा मत करना। अपना बदला उस पर मत निकालना। जिस पर छोटी जैस्मीन ने पूछा, क्यों? यह साफ है कि उसने ही बिग ब्रदर को नुकसान पहुंचाया। बिग ब्रदर अभी भी उसे क्यों बचा रहे हैं? उसके बिग ब्रदर ने समझाया, जैस्मिन तुम अभी छोटी हो। जब तुम बड़ी हो जाओगी तुम किसी से सच में प्यार करना सीखोगी। तब तुम समझोगी बिग ब्रदर शायद उसकी वजह से मरे, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं। बस बहुत सी चिंताएं हैं जो मैं पीछे छोड़कर जा रहा हूं। जैस्मिन बिग ब्रदर से यह आखिरी वादा करो, फ्यूचर में जब तुम बड़ी हो जाओगी, अगर कोई ऐसा दिन आए जब तुम एक ऐसे आदमी से मिलो जो स्ट्रांग हो, तुम्हारे साथ बिग ब्रदर जैसा अच्छा बिहेव करे और तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार हो, यहां तक कि अपनी जान भी, तो उससे कहना कि वो तुम्हें यहां से बहुत दूर ले जाए, हमेशा के लिए। जितना दूर हो उतना अच्छा, ताकि कोई तुम्हें ढूंढ ना सके। जैस्मीन ने रोते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। इस दुनिया में कभी कोई ऐसा नहीं होगा जो मेरे साथ बिग ब्रदर जैसा अच्छा बिहेव करेगा। मुझे सिर्फ बिग ब्रदर चाहिए। उसके बिग ब्रदर ने मुस्कुराते हुए कहा, जैस्मिन तुम उस इंसान से जरूर मिलोगी, क्योंकि मेरी बहन इस दुनिया की सबसे काइंडेस्ट और सबसे ब्यूटीफुल लड़की है। इन शब्दों के साथ ही फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। वापस मून स्लॉटर डेविल नेस्ट में सीन आता है। जैस्मिन ने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और अपने बर्फीले चेहरे पर बहते 2 गर्म आंसुओं को छुआ। उसने मन में सोचा, बिग ब्रदर, क्या तुम जानते हो, मैं सच में उस डिस्क्रिप्शन वाले किसी से मिली हूं, लेकिन मैं कैसे? होंगर ने उठते हुए कहा, बिग सिस जैस्मिन, तुम रो रही हो। होंगर जैस्मिन के पास खड़ी थी, हैरानी से जैस्मिन के आंसू भरे चेहरे को देख रही थी। वो अचानक एक्साइटमेंट में उछलने लगी और चिल्लाई, वाह, मुझे हमेशा लगता था कि सिर्फ मुझे ही रोना आता है, लेकिन लगता है बिग सिस जैस्मिन को भी रोना आता है। यह तो बहुत अच्छा है। जैस्मिन ने एक हाथ बढ़ाया और होंगर के सफेद और नाजुक हाथ को हल्के से पकड़ लिया। जैस्मिन ने कहा, होंगर, अगर कोई ऐसा दिन आए जब मैं यहां नहीं रहूंगी और बहुत लंबे समय तक वापस नहीं आऊंगी, तो तुम्हें अपने मास्टर की बात माननी होगी, ठीक है? होंगर ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक है। वो खुशी से मुस्कुराई और बोली, मैं हमेशा मास्टर की बात मानती हूं। होंगर ने आखिर में मेन पॉइंट नोटिस किया और उसने जैस्मिन से हैरानी से पूछा, बिग सिस जैस्मिन, तुम यहां नहीं रहोगी? क्या तुम कहीं और खेलने जा रही हो? जैस्मिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं पता। वैसे भी तुम्हें हमेशा अपने मास्टर की बात माननी होगी, ठीक है? क्योंकि मेरे अलावा तुम्हारे मास्टर ही वो इंसान हैं जो इस दुनिया में होंगर के साथ सबसे अच्छा बिहेव करते हैं। आखिर होंगर ने आज्ञाकारी होकर सिर हिलाया, लेकिन उसके बाद उसने अपना सिर टेढ़ा किया और खुद से फुसफुसाई, बहुत अजीब है। बिग सिस जैस्मिन आज बहुत अजीब लग रही हैं। अय्या, मुझे अब परवाह नहीं।
बिग सिस जैस्मिन, अब जबकि मेरी नींद पूरी हो गई है, मेरा पेट फिर से गुड़गुड़ कर रहा है। मुझे बहुत सारा डिलीशियस खाना खाना है। हर तरफ सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं, कोई लाइट नहीं। उस अनंत अंधेरे में युनचे बेजान पड़ा था। वो जिंदा भी है या नहीं, सब मिस्ट्री थी। आंखें खोलते ही युनचे खुद को एक ऐसी जगह पाकर हैरान रह गया जहां हर तरफ सिर्फ सफेदी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां है। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, हस्बैंड। सामने उसकी एम्प्रेस कांग युए खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही प्यार भरी मुस्कान थी जो वो सिर्फ युनचे को दिखाती थी। वो बोली, आपको अपना ख्याल रखना होगा। मैं इंपीरियल सिटी में हमेशा आपका इंतजार करूंगी। जिस दिन आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, मैं आपके साथ कहीं भी चलूंगी। मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। युनचे ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, युएर। लेकिन उसका हाथ एक साए के आर पार हो गया। इस बार उसकी लिटिल आंट ज्याओ लिंगशी की आवाज थी, लिटिल चे, तुम्हें फिर से चोट लग गई। बड़ी मुश्किल से तो हम मिले हैं। अब तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? एक गुस्से भरी आवाज पीछे से आई, और मेरा क्या? तुम मुझसे मिलने वापस कब आओगे? ये लिटिल डीमन एम्प्रेस साई थी। उसकी आंखों में नाराजगी साफ दिख रही थी। तुमने कहा था तुम जल्दी लौटोगे। 6 महीने हो गए, एक मैसेज तक नहीं। क्या तुम्हारा दिल मुझे भूल गया है? युनचे ने घबराकर जवाब दिया, साई, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? यहां बहुत सी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो गईं। सब कुछ सेटल करके मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा। उसके पीछे युनचे के पेरेंट्स युन चिंगहोंग और मू यूरो खड़े थे। उसके पिता ने गर्व से कहा, बेटा, तुम युन फैमिली का गौरव हो। आगे बढ़ो और वो सब करो जो तुम्हें सही लगता है। लेकिन उसकी मां ने रोते हुए कहा, नहीं चेयर, घर वापस आ जाओ। मां को तुमसे कोई महान काम नहीं करवाना। बस तुम हमेशा सेफ और सलामत रहो। इन सब के बीच आसमान में सिया किंगयू का फिगर दिखाई दिया। उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था। युनचे, मैं बहुत दूर जा चुकी हूं। शायद इस जिंदगी में हम फिर कभी ना मिलें। अपना ख्याल रखना। युनचे चिल्लाया, किंगयू, कहां हो तुम? रुको! पर वो बादलों में गायब हो गई। तभी शिया युआनबा सामने आया और अपने फौलादी फिस्ट्स टकराते हुए बोला, ब्रदर इन लॉ, पहले आप मेरी रक्षा करते थे, अब से मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। कोई आपको हाथ लगाने की हिम्मत करेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। जमीन पर घुटनों के बल बैठी फेंग शुए रो रही थी। बिग ब्रदर युन, प्लीज सही सलामत वापस आना। शुएर आपका इंतजार करेगी। अगर आप 10 साल नहीं आए तो 10 साल, अगर कभी नहीं आए तो मैं हमेशा यहीं आपके साथ रहूंगी। और फिर उसे अपनी लिटिल फेरी की झलक दिखी। युनचे चीखा, लिटिल फेरी, क्या ये तुम हो? कहां हो? लेकिन वो भी हवा में गायब हो गई। आखिर में उसके सामने सू लिंगेर के 2 रूप आए, एक उसकी उम्र की और एक बचपन की लिंगेर। दोनों के शब्दों ने युनचे के दिल को पछतावे और दर्द से भर दिया। युनचे ने कहा, लिंगेर, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं जल्दी ही एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट आऊंगा। बस थोड़ा और इंतजार करना। अचानक वो सफेद दुनिया शीशे की तरह हजारों टुकड़ों में बिखर गई और हर तरफ घना अंधेरा छा गया। युनचे की आंखें खुलीं। वो जिंदा था। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए जैस्मिन से कहा, जैस्मिन, लगता है मैं मरा नहीं। स्काई पॉइजन पर्ल से जैस्मिन की गुस्से भरी आवाज आई, बकवास बंद करो और अपने घाव ठीक करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रंबलिंग हेवन फिर से इस्तेमाल करने की? अगर आखिरी वक्त पर तुमने अपना फीनिक्स और गोल्डन क्रो ब्लड इग्नाइट नहीं किया होता तो तुम्हारा शरीर कब का राख बन चुका होता। युनचे ने गर्व से कहा, हे, मैंने कहा था ना, मैं ये कर सकता हूं। उसे एहसास हुआ कि इस बार उसकी चोट वाकई बहुत गहरी थी। उसकी 40% से ज्यादा स्ट्रेंथ रिकवर नहीं हुई थी। जैस्मिन ने गुस्से में समझाया, तुमने एक दिन में 2 बार रंबलिंग हेवन गेट खोला है। तुम्हारी प्रोफाउंड वेन्स बुरी तरह से एग्जॉस्टेड हैं। पूरी तरह ठीक होने में कम से कम आधा महीना लगेगा। और तुमने अपना फिनिक्स और गोल्डन क्रो ओरिजिन ब्लड भी इग्नाइट किया। अगले आधे महीने तक तुम्हारी फिनिक्स फ्लेम्स की पावर आधी और गोल्डन क्रो फ्लेम्स की पावर 30% कम हो जाएगी। युनचे ने शांति से अपने हाथ पर फ्लेम जलाई, जो वाकई पहले से कमजोर थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं,
ये हमेशा के लिए तो नहीं है, सिर्फ आधे महीने की बात है। जो रिजल्ट हमें मिला है उसके सामने ये कीमत कुछ भी नहीं। जैस्मिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कुछ भी नहीं, तुम इसे कुछ भी नहीं कह रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम मौत से 1 इंच दूर थे। तुम सच में 1 नंबर के इडियट हो। युनचे ने उसकी बात को इग्नोर किया और अपनी कॉन्शियसनेस को स्काई पॉइजन पर्ल में ले जाने की तैयारी की। पर तभी वो चौंक गया। उसने अपने आसपास अजीब सी एनर्जी महसूस की। इतनी बुरी तरह जख्मी होने के बाद उसका माइंड वीक और थका हुआ होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त उसका दिमाग कमजोर होने के बजाय पहले से भी ज्यादा साफ और तेज था। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन, जो मून स्लॉटर डेविल नेस्ट में कुछ मीटर तक सीमित हो गई थी, अब 30 मीटर के दायरे में हर एनर्जी फ्लो को साफ साफ महसूस कर पा रही थी। युनचे इस बात से पूरी तरह हैरान था। यह सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था कि इतनी चोटों के बाद उसकी मेंटल पावर कम होने के बजाय आखिर बढ़ कैसे गई। स्काई पॉइजन पर्ल की जेड ग्रीन दुनिया में जैस्मिन पीठ करके खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक ठंडा सा भाव था। उसके पास ही हॉन्गेर पेट भर खाने के बाद आराम से खर्राटे ले रही थी। इस शांत माहौल में एक अजीब सी पर्पल लाइट सबका ध्यान खींच रही थी। वो नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर के 4 पेटल्स थे जो बिल्कुल सही सलामत हवा में तैर रहे थे। युनचे ने पास जाकर राहत की सांस ली। लगता है इसकी सोल स्टीलिंग एबिलिटी को स्काई पॉइजन पर्ल ने सील कर दिया है। जैस्मिन तेजी से पलटी, लेकिन चेहरा घुमाते हुए बोली, इसका स्काई पॉइजन पर्ल से क्या लेना देना? जैसे ही ये यहां आया मैंने खुद इसकी हेलिश पावर को सील कर दिया था। युनचे को उसके चेहरे पर कुछ अजीब लगा। जैस्मिन, तुम्हारी आंखें अजीब लग रही हैं। कहीं तुम रो तो नहीं रही थी? जैस्मिन ऐसे भड़क गई जैसे किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। क्या बकवास है, मैं और रोना? मजाक की भी हद होती है। उसके इस अजीब रिएक्शन से युनचे का शक और गहरा हो गया, लेकिन उसने टॉपिक बदल दिया। 2 सॉवरेन प्रोफाउंड बीस्ट्स के प्रोफाउंड कोर्स, 35 किलो पर्पल वेंट डिवाइन क्रिस्टल और ये नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर। जैस्मिन, तुम्हारी बॉडी रिफॉर्म करने के लिए सारी चीजें जमा हो गई हैं, है ना? या अभी भी कुछ चाहिए? जैस्मिन ने जवाब दिया, और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं अभी शुरू कर सकती हूं। लेकिन फिर युनचे को गुस्से में घूरते हुए बोली, तुम ये 4 पेटल वाला नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर ले आए। ये मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा था, लेकिन तुम्हें ऐसा खतरा कभी नहीं। छोड़ो, वैसे भी तुम मेरी सुनते ही कब हो। मैं अभी अपनी बॉडी रिकॉन्स्टिट्यूट करना शुरू कर सकती हूं, लेकिन यहां नहीं। स्काई पॉइजन पर्ल स्पिरिट बॉडीज को तो रख सकता है, पर जिंदा लोगों को नहीं। सबसे बेस्ट और एकलौता ऑप्शन है प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क। युनचे ने सर हिलाया। मैं भी यही सोच रहा था। जैस्मिन ने आत्मविश्वास से कहा, एक बार मेरी फिजिकल फॉर्म वापस आ गई तो मून स्लॉटर डेविल नेस्ट की डेविल एनर्जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और रही बात उस सीलिंग बैरियर की, उसे तो मैं चुटकियों में तोड़ सकती हूं। उसने युनचे की तरफ देखा। तुम इसीलिए इतने आराम से थे क्योंकि तुम जानते थे कि जैसे ही मेरी बॉडी वापस आएगी मैं उस बैरियर को तोड़ दूंगी। सही कहा ना? बिल्कुल सही। इसमें कितना टाइम लगेगा? जैस्मिन ने कुछ देर सोचा और कहा, मैंने ये मेथड कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन रिकॉर्ड्स के हिसाब से लगभग 20 घंटे। थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। युनचे ने मन में टाइम कैलकुलेट किया। समझ गया जैस्मिन, अगर तुम प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क में हो और मैं बाहर निकल जाऊं तब क्या होगा? जैस्मिन उसके मन की बात समझ गई और फौरन सर ना में हिलाया। बिल्कुल नहीं, प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क एक अलग दुनिया है। अगर मैं उसके अंदर हुई और तुम बाहर, तो हम 2 अलग अलग डिमेंशंस में होंगे। मेरी बॉडी बनने से पहले ही मेरी सोल बिखर जाएगी। क्या तुम डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस के लिए जल्दी निकलना चाहते हो? युनचे ने सर हिलाया। हां, कुछ ऐसा ही। अगर मेरा अंदाजा सही है तो डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस 12 से 14 घंटे में शुरू हो जाएगी। अगर मैं अब भी निकल सका तो समय पर पहुंच जाऊंगा। जिस पर जैस्मीन बोलती है, लेकिन मेरी बॉडी बनने से पहले मैं डेविल नेस्ट में मटेरियलाइज नहीं हो सकती। तुम बाहर कैसे निकलोगे? युनचे ने अपने हाथ मले। वेल, एक ट्राई तो बनता है। सफल हुआ तो ठीक, नहीं तो भी कोई बात नहीं। मेरा असली मकसद तो पूरा हो ही गया है।
ये कहकर युनचे की कॉन्शियसनेस स्काई पॉइजन पर्ल से बाहर आ गई। उसने अपनी गोल्डन क्रो फ्लेम्स जलाई और आगे बढ़ने लगा। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। पत्थरों के गिरने की आवाज के बाद एक जोर का धमाका हुआ। जैस्मिन ने शांत आवाज में कहा, चिंता मत करो, ये मून स्लॉटर डेविल नेस्ट की आखिरी दीवार है जो गिर गई है। तुम्हारे अटैक की एनर्जी उससे टकराई थी, उसमें दरारें आ गई थीं, अब वो टूट गई। युनचे ने राहत की सांस ली। ओह, तो ये बात थी, जैस्मिन ने अचानक कहा। जाकर देखो, दीवार के टूटने से यह मुमकिन है कि उसके पीछे एक और दुनिया हो। युनचे होशियारी से आगे बढ़ा। उसके पैर के नीचे मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन की काली राख थी, लेकिन राख के बीच कुछ ऐसा भी था जो गोल्डन क्रो फ्लेम से नहीं जला था। वो टूटी हुई दीवार के पास पहुंचा। उस पार एक बिल्कुल काला ब्लैक होल था जो हर लाइट को निगल रहा था। उस दीवार के पीछे एक अलग डिमेंशन है, युनचे ने सोचा। जैसे ही वो उस ब्लैक होल की तरफ बढ़ा, जैस्मिन घबराहट में चिल्लाई, उस ब्लैक होल के पास मत जाना, तुरंत पीछे हटो। युनचे फौरन रुककर पीछे हट गया। जैस्मिन, क्या हुआ? वहां कोई खतरा है? उसकी आवाज में डर साफ था। यह सिर्फ खतरनाक नहीं, यह बेहद भयानक है। मुझे अब पता चला कि यहां की डार्क डेविल एनर्जी कहां से आ रही है, उस दीवार के पीछे से। अभी वहां से निकल जाओ और यहां कभी वापस मत आना। युनचे ने उसकी बात मान ली, लेकिन जब वो मुड़ा, उसकी नजर एक हल्की सी चमक पर पड़ी। वो डेविल सॉवरेन की राख का ढेर था। राख के बीच एक गोल ब्लैक जेड का टुकड़ा पड़ा था। युनचे ने उसमें थोड़ी सी प्रोफाउंड एनर्जी डाली और अगले ही पल उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। एनर्जी गायब हो गई थी। उसने 2 बार ट्राई किया और दोनों बार एनर्जी उस जेड में समा गई। जैस्मिन ने कहा, यह डेविल सॉवरेन की चीज है, तो जरूर यह कोई डेविल लेवल आइटम है। अभी इसे रख लो और यहां से निकलने पर ध्यान दो। युनचे मून स्लॉटर डेविल नेस्ट के एग्जिट के पास गया। उसने अपने हाथों में फ्लेम और आइस की एनर्जी को मिलाना शुरू किया, अपनी आइस फ्लेम्स बनाने के लिए। युनचे ने आत्मविश्वास से कहा, जैस्मिन, ये बैरियर प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट का सबसे मजबूत हो सकता है, लेकिन प्राइमोडियल प्रोफाउंड आर्क से ज्यादा तो नहीं, है ना? मेरी आइस फ्लेम्स ने उसे भी तोड़ दिया था। जैस्मिन ने उसे याद दिलाया। उस आर्क में एक छोटा सुराख करने में 6 महीने लगे थे, और यह बैरियर खुद को रिपेयर कर लेता है। एक ही बार में बड़ा होल करना होगा। युनचे बोला, मैं जानता हूं, और अपनी आइस फ्लेम को बैरियर से टकरा दिया। लेकिन जब तक आइस फ्लेम बुझी, वो छेद सिर्फ आधा फुट गहरा ही हो पाया था। एक ही पल में बैरियर पर नीली लाइट चमकी और छेद पूरी तरह गायब हो गया। उधर बाहर फेंग हेंगकोंग अपनी बेटी से वापस चलने की मिन्नत कर रहा था, लेकिन फेंग शुएर ने मना कर दिया। बिग ब्रदर यून जरूर ठीक होंगे, वो मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाएंगे। रात हो चुकी थी और सभी मान चुके थे कि युनचे मर चुका है। तभी फेंग शुएर का जिस्म कांपा। बिग ब्रदर, क्या तुमने अभी कोई आवाज सुनी? सिया युआनबा ने पूछा। आवाज? कैसी आवाज? फेंग शुएर जोर से चिल्लाई। बैरियर के अंदर से आई थी। बिग ब्रदर यून, ये आप ही हैं ना? ये जरूर आप ही हैं। डेविल नेस्ट के अंदर युनचे ने हार नहीं मानी थी। उसने 2 कदम पीछे हटकर अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को हद से ज्यादा सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। जैस्मिन चिंता से बोली, तुम एक बहुत बड़ी आइस फ्लेम बनाने की कोशिश कर रहे हो? यह रिस्क है। मेरी बॉडी 1-2 दिन में रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। क्या तुम इतना सा इंतजार नहीं कर सकते? युनचे ने आत्मविश्वास से कहा। पहले यह जान से खेलना होता, लेकिन अब मुझे लगभग 100% यकीन है कि मैं यह कर सकता हूं। जब मैं उठा तो मेरी मेंटल स्ट्रेंथ पहले से बहुत बढ़ गई थी। क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि पहली आइस फ्लेम पहले से ज्यादा तेजी से बनी थी? जैस्मिन को एहसास हुआ कि नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर ने उसकी सोल को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे और भी शक्तिशाली बना दिया था। तुम सच में एक अजीब फ्रीक हो, उसने हैरानी से कहा। पूरे 45 मिनट बाद युनचे ने आंखें खोलीं। उसके एक हाथ की हथेली में ब्लू फ्लेम जल रही थी। उसका माथा पसीने से भीग गया था, लेकिन चेहरे पर जबरदस्त एक्साइटमेंट थी। युनचे ने खुद से कहा, इस बार मैं इस बैरियर को जरूर तोड़ दूंगा, और बेहद सावधानी से अपने हाथों को आगे धकेल दिया। जैसे ही वो आइस फ्लेम बैरियर से टकराई, एक शोर शराबे के बिना उसने उसमें एक बड़ा सा छेद कर दिया। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट का सबसे मजबूत बैरियर, जिसे तोड़ना नामुमकिन था,
एक जलती हुई फ्लेम के सामने पिघलती आइस जैसा लग रहा था। बाहर से हल्की सी लाइट अंदर आने लगी। भले ही रात थी, लेकिन मून स्लॉटर डेविल नेस्ट के अंधेरे के सामने वो लाइट भी सूरज की तरह लग रही थी। आइस फ्लेम ने आइसोलेशन बैरियर को पूरी तरह पार कर लिया था और 2 फुट से भी ज्यादा चौड़ा छेद बना दिया था। युनचे को भी उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी आसानी से काम कर जाएगा। जैस्मिन चीखी, जल्दी करो और निकलो यहां से। युनचे ने एक पल भी नहीं गंवाया और स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो एक्टिवेट करके बिजली की रफ्तार से बाहर निकल गया। उसके निकलते ही एक कान फाड़ू आवाज के साथ वो छेद बंद हो गया। बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने उसे छुआ और एक नरम जिस्म ने उसे कसकर गले लगा लिया। ये फेंग शुएर थी जो रोते हुए उससे लिपट गई। जब तक बिग ब्रदर यून ठीक हैं, तब तक सब ठीक है। मुझे पता था आप जरूर सही सलामत बाहर आ जाएंगे। युनचे ने उसे धीरे से गले लगाते हुए कहा, शुएर, माफ करना, मैंने तुम्हें इतने दिन परेशान किया। सिया युआनबा भी एक्साइटमेंट में दौड़कर आया, लेकिन तभी उसका चेहरा बदल गया। आप जख्मी हैं। युनचे का ऑरा कमजोर था और उसके शरीर से खून की महक आ रही थी। फेंग शुएर ने घबरा कर देखा तो युनचे का शरीर घावों से भरा हुआ था। युनचे ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, बस प्रोफाउंड वेन्स पर थोड़ा जोर पड़ा है, जिसे ठीक होने में आधा महीना लगेगा। इसी बीच जब वो सुप्रीम ओशन पैलेस की तरफ उड़ रहे थे, युनचे ने हैरानी से पूछा, यहां इतनी शांति क्यों है? सिया युआनबा ने समझाया, कल डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस है और एक बहुत ही अनोखी चीज 13 स्टार अलाइनमेंट होने वाली है। इसलिए सबको 12 घंटे पहले अपने पवेलियंस में रहने का आदेश मिला है। फेंग शुएर ने चिंता से पूछा, बिग ब्रदर युन, आपको वो चीज मिल गई? मैं नेदर वर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर का इंतजार कर रहा था, पर वहां एक और भयावह चीज छुपी हुई थी। यह कहते ही युनचे के मुंह से खून निकल पड़ा। युनचे ने जल्दी से उन्हें बताया, चिंता मत करो, यह इंटरनल इंजरीज का रुका हुआ खून था, अब बेहतर लग रहा है। उसने मन में सोचा, अब जब हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड की असलियत पता चल गई है, तो मैं डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस मिस नहीं कर सकता। कुछ देर बाद युनचे ने अजीब लहजे में कहा, युआनबा, शुएर, मुझे एक जरूरी काम के लिए अकेला रहना होगा। क्या तुम दोनों बाहर पहरा दे सकते हो? और चाहे कुछ भी हो, अंदर मत आना। जैसे ही वो गए, लाल कपड़ों में एक छोटी सी फिगर उसके सामने आई। जैस्मिन ने उसकी बात को नजरअंदाज किया। यह जगह ठीक है, सारी जरूरी चीजें निकालो। युनचे समझ गया कि वो एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहती। उसने सब कुछ, 2 सॉवरेन प्रोफाउंड बीस्ट कोर्स, 50 किलो पर्पल वेन्ड डिवाइन क्रिस्टल और नेदर वर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर के 4 पेटल्स उसके सामने रख दिए। आखिर में तुम्हारे ब्लड एसेंस की 3 बूंदें भी चाहिए होंगी। जस्मिन ने कहते ही अचानक अपनी उंगली आगे बढ़ाई। इससे पहले कि युनचे रिएक्ट कर पाता, उसके माथे से खून की 3 बूंदें हवा में तैरने लगीं और वो लड़खड़ा गया। फिर से मीठी मीठी बातें। ये ट्रिक्स बेवकूफ लड़कियों पर काम करती हैं, मुझ पर नहीं। अब तुम जा सकते हो, मैं शुरू कर रही हूं। याद रखना, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। मैं जो बैरियर बनाऊंगी वो सब कुछ ब्लॉक कर देगा। सिर्फ तुम मुझे डिस्टर्ब कर सकते हो, इसलिए मेरे खुद बाहर आने से पहले, चाहे कुछ भी हो जाए, साउंड ट्रांसमिशन मत भेजना। और सबसे जरूरी, जब तक मेरी बॉडी पूरी तरह बन नहीं जाती, तुम्हें मेरे 10 किलोमीटर के रेडियस में रहना होगा। अगर इससे आगे जाना पड़े तो 100 सांसों से ज्यादा दूर मत रहना, वरना मेरी सोल बिखर सकती है। युनचे ने सब कुछ ध्यान से सुना। ओह हाँ, जैस्मिन, क्या तुम्हारा अपीयरेंस बॉडी बनने के बाद पहले जैसा ही होगा? जैस्मिन ने नफरत से चेहरा घुमा लिया। बॉडी सोल से ही बनती है, इसीलिए उसका अपीयरेंस बिल्कुल सोल बॉडी जैसा ही होगा। मैं चाहकर भी इसे बदल नहीं सकती। युनचे के चेहरे पर राहत का भाव आया। उसने कहा, आह, तो ऐसी बात है। यह सुनकर अच्छा लगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी परफेक्ट जैस्मिन जरा सी भी बदले। जैस्मिन की आंखों में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। उसने तुरंत पीठ फेरी और एक ठंडी हंप्र के साथ लाइट का एक पर्दा खड़ा कर दिया, जिसने उसे युनचे की नजरों से छुपा लिया। युनचे धीरे धीरे पीछे हटा। जैस्मिन उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। अब जब वो जा रही थी तो खुशी के साथ साथ एक अजीब सा खालीपन भी था। उसने खुद पर हंसते हुए कहा, मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूं? और रिकवर करने के लिए बैठ गया। तभी उसके हाथ पर एक नीली लाइट चमकी।
फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड से एक साउंड ट्रांसमिशन। उसने मैसेज पढ़ा और अगले ही पल उसकी आंखें फट पड़ीं। दूसरी तरफ सुप्रीम ओशन पैलेस के अलग अलग कोनों में युनचे के लौटने की खबर आग की तरह फैल रही थी। सॉवरेन ऑफ द सीज क्यू फेंगी हैरान थी। क्या कहा? युनचे वापस आ गया है? उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए वो 3 दिन तक जिंदा नहीं रह सकता और वहां से बचना तो नामुमकिन है। लगता है उसके मास्टर ओल्ड मैन डुओतियन की कहानियां सच थीं। एक एल्डर ने पूछा, माय लॉर्ड सॉवरेन, क्या मैं उसे आपसे मिलने के लिए बुलवाऊं? क्यू फेंगी ने मना करते हुए कहा, अभी डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस नजदीक है। हम कोई और डिस्टर्बेंस या इंसिडेंट नहीं झेल सकते। इस मामले पर कॉन्फ्रेंस के बाद चर्चा करेंगे। उधर एक दूसरे कोने में शुआन युआन वेंडाओ ने अपने पिता को खबर दी, फादर, युनचे वापस आ गया है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। शुआन युआन वेंटियन ने हंसकर कहा, तो ये तो कुछ समय में सुनी सबसे अच्छी खबर है। मैं पछता रहा था कि कल कॉन्फ्रेंस में एक ग्रैंड स्पेक्टिकल मिस हो जाएगा। अब वो पछतावा नहीं रहेगा। फादर, आपको बिल्कुल भी क्यूरियोसिटी नहीं है कि वो जिंदा कैसे बचा? शुआन युआन वेंटियन ने गंभीर लहजे में कहा, उसकी जरूरत नहीं है। 10 घंटों में डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। मैं इस दिन का 1000 साल से इंतजार कर रहा हूं। अब कोई गलती नहीं हो सकती। एक बहुत बड़ा इवेंट नजदीक है। उसने ठंडी लाइट से चमकती आंखों से कहा, उल्टा उसे जरा सा भी शक मत होने देना। उसे कल सेफ एंड सिक्योर महसूस करने दो, क्योंकि अगर डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस के लिए युनचे ही नहीं होगा तो यह बहुत कम इंटरेस्टिंग रह जाएगी। शुआन युआन वेंडाओ ठंडी हंसी के साथ बोला, वो युनचे तो सपने में भी नहीं सोचेगा कि फादर ने उसके ज्यादातर सीक्रेट्स पहले ही पता लगा लिए हैं। एक बार डेविल सोर्ड अनसील हो गई तो मिरर ऑफ संसारा जल्द ही आपका अनमोल ट्रेजर बन जाएगा। इसी बीच युनचे के मन में तूफान उठा हुआ था। उसने तुरंत एक साउंड ट्रांसमिशन भेजा। यह कब हुआ? जवाब आया, 3 दिन पहले। पूरे 3 दिन हो चुके थे। शाओयुन 3 दिन पहले गायब हो गया था और वो मून स्लॉटर डेविल नेस्ट के अंदर फंसा हुआ था। जैस्मिन, युनचे को अचानक एहसास हुआ जैस्मिन ने अपनी बॉडी रिकॉन्स्टिट्यूट करना शुरू कर दिया थी, इसलिए उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता और न ही वो उसके 10 किलोमीटर रेडियस से बाहर जा सकता था। यह काम करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से एक मोनार्क के स्तर का था। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। 4 सेक्रेड ग्राउंड्स के अलावा कोई नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? कहीं सन मून डिवाइन हॉल ने मेरा ओल्ड मैन डुओतियन वाला धोखा पकड़ लिया? नहीं, वो सीधे मुझ पर हमला करते। फिर शाओयुन ही क्यों? कहीं उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज तो नहीं हो गई? एक भयानक ख्याल उसके दिमाग में आया, कहीं ऐसा तो नहीं 4 सेक्रेड ग्राउंड्स के लोग अभी भी इल्यूजरी डीमन रेल्म के अंदर हैं? उसने तेजी से एक मैसेज भेजा, सीनियर मास्टर मुरोंग, सबको बता दें कि शाओयुन ठीक ठाक होना चाहिए। मैंने उसकी करंट लोकेशन का अंदाजा लगा लिया है। कल मैं उसे घर ले आऊंगा। और हां, यह सुनिश्चित करें कि मेरे ग्रैंडफादर, लिटिल आंट और 7th सिस्टर कल दोपहर के बाद मेरे ग्रैंडफादर के आंगन में इकट्ठे हों। जब तक मैं न आ जाऊं, वो वहां से एक कदम भी बाहर न रखें। मैसेज भेजकर उसने जैस्मिन के बैरियर को देखा और उदास आवाज में बड़बड़ाया, इसे आखिर इसी वक्त क्यों होना था? लगता है कल डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। जब सुबह हुई, युनचे पवेलियन से बाहर निकला। फेंगशुएर और सिया युआनबा पूरी रात से पहरा दे रहे थे। युनचे को बाहर आते देख फेंगशुएर पूछती है, बिग ब्रदर युन, क्या आपके घाव बेहतर हैं? युनचे ने कहा, हां, काफी बेहतर हैं। क्या बाकी सब डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस के लिए निकल गए हैं? हां, लगभग 1 घंटे पहले। फिर तीनों डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस के लिए निकल जाते हैं। बाहर स्पिरिचुअल मास्टर एंशंट ब्लू उनका इंतजार कर रहे थे। मैंने सोचा तुम्हारे साथ जाना ही सबसे अच्छा रहेगा। लिटिल फ्रेंड युन, तुम्हारे घाव गंभीर हैं। कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक दर्शक की तरह रहना। चलो, प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के सभी हीरोज पहले ही सी गॉड अरीना में इकट्ठा हो चुके हैं। सी गॉड अरीना लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर था। यह दूरी सुनकर युनचे को कुछ हद तक राहत मिली। को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं,
कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।